बांस मार रहा है, इसके लिए फेंका गया है। अब तो खाना बासी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर एक अलग ही सुहानी रेल चल रही है, लेकिन पटरी पर एक अजीब किस्म की रेल चल रही है। आपको हम एक रेलगाड़ी का किस्सा बताना चाहते हैं। इसका नंबर है 01897। ये रेलगाड़ी 23 तारीख की रात मुंबई को रवाना हुई, लेकिन जब ये छपरा पहुंची तो फिर उल्टी दिशा में चलने लगी। ये जो यात्री हैं 01897 के हैं, और ये गाड़ी जब छपरा पहुंची है, ये समस्तीपुर स्टेशन का दृश्य है कि जब स्टेशन पर इनकी गाड़ी पहुंची है तो ये पानी पानी की मांग करने लगे हैं और इनकी हालत ख़राब हो गई और ये गाड़ी जो है एक तरह से लौटती है। इस गाड़ी का किस्सा हम आपको बता देते हैं कि 23 तारीख को चली थी और लौट के जाती है ये गाड़ी एक तरह से छपरा से वापस मुगल सराय जाती है पीछे की दिशा में, और मुगल सराय से पटना होते हुए ये पहुंचती है एक तरह से सोनपुर होते हुए ये गाड़ी पहुंचाई जाती है आपको। जैसा कि हम बताया कि ये फिर समस्तीपुर पहुंचती है और जहां पर लोग खाने पीने को लेकर इस तरह से आप कर रहे हैं। अब हम एक दूसरे रेलगाड़ी का किस्सा हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो गाड़ी है, इसके मज़दूरों ने सूरत से यात्रा शुरू की थी और सूरत से जब वो बिहार पहुंचते हैं, जहां सिवान उतरने के बाद वो इस तरह से अपना बयान दर्ज कराते हैं रेलवे के अधिकारी के पास, और इस बयान में पूरा बताते हैं कि इन्हें गुजरात से सूरत जाना था, मगर इनकी ट्रेन नागपुर जाती है महाराष्ट्र में, और नागपुर से फिर छत्तीसगढ़ जाती है। फिर वहाँ से एक तरह से आपको वो ये ट्रेन जो है अलग अलग जगहों पर घूमती हुई पहुँच रही है। ओडिशा जाती है छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा से लौटकर झारखंड आती है, फिर वहाँ से लौटकर बिहार आती है, फिर बिहार से लौटकर मुगल सराय जाती है, और फिर मुगल सराय से बनारस जाती है, छपरा जाती है और सिवान पहुँचती है। अब आप इस मजदूर से हमने बात की है, एक नागरिक से, आप सुनिए उसकी बात। जैसे हम लोग गुजरात उधना जंक्शन से निकले ना, तो भुसावल होते हुए भुसावल से थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए 10-15 मिनट गाड़ी चली। उसके बाद आगे समझिए तो कितना, ऐसे तो 2 बजे रात में हम लोग पहुंच गए थे। तो वहाँ 1-2 घंटा करीब, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए। वो तो समझ लीजिए 2 बजे के बाद में सोने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग सो गए थे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद फिर गाड़ी खुली तो भुसावल पार किया ना, तो वहाँ पे लगभग 6 बजे पहुँचा। तो 6 बजे सुबह खड़ा किया ना गाड़ी, एकदम 6 बजे शाम को वहाँ से खुला गाड़ी। मतलब थोड़ा बहुत समझिए तो पब्लिक सब भड़का, तो वहाँ पे खोला गाड़ी। फिर आगे 5 मिनट चला, फिर आगे जाके वहाँ इंजन चेंज हुआ गाड़ी का। जी, इंजन चेंज हुआ तो वहाँ से गाड़ी है ना नागपुर होते हुए निकला, तो फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ गए हम लोग। ये उड़ीसा आया, फिर उसके बाद ये झारखंड आया, फिर लास्ट में वो वहाँ बंगाल ले गया था। फिर उसके बाद समझिए बिहार में एंट्री हो गए हम लोग। गया जिला है ना, फिर वहाँ लाकर फिर हम लोगों को वहाँ मुगल सराय लेकर चला गया यूपी में। तो फिर छपरा से है ना, फिर छपरा से सिवान गया। तो हम लोग बहुत, वो समझ लीजिए 5 दिन तो ऐसे ही हो गया था। तो हम लोग सिवान उतर गए, वहाँ से हम लोगों को बस का व्यवस्था कर दिया गया, तो हम लोग चले आए अपने अपने ज़िले में। आप ये कह रहे हैं गुजरात से आप भुसावल महाराष्ट्र आए, फिर वहाँ से नागपुर होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जी सर, झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर होके बिहार से फिर उत्तर प्रदेश होके फिर बिहार होके सिवान पहुँचे आप। जी सर। दूसरी बात तो सर, खाने पीने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग जो बोलते हैं ना, सिर्फ वहाँ बनारस में है ना 5 पूड़ी होता है, 5 पूड़ी और वो जो 2 रुपए वाला अचार का पैकेट आता है ना, बस वही 5 दिन में वही खाना मिला था हम लोगों को। मतलब 5 दिन में एक बार खाना मिला? जी सर, जहाँ पूछते थे तो यही बात बोलता था, मतलब पुलिस वाले हो चाहे रेलवे का कोई कर्मचारी हो, यही बोलता था कि आपको आगे स्टेशन पे है ना खाना पानी दोनों मिलेगा। फिर आगे पे जाइए तो बोलता है कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, फिर अगले स्टेशन का नाम लेता था। तो आपने देखा कि 5 दिन में एक बार खाना मिला, पूड़ी और अचार। अब जो हम दृश्य दिखा रहे थे समस्तीपुर से, जो हरेश्वर ने भेजी है, उसमें 2 तस्वीरें हैं। एक 01897 ट्रेन है और एक उसके पहले की भी है कि जब यात्री आते हैं तो नीचे चूड़ा फेंका हुआ था। लेकिन ये जो पानी लूट रहे हैं,
इन्हें 24 घंटे तक बिना पानी के इन्होंने सफ़र किया था, इनका कहना है। उसके पहले इन्हें सिर्फ सत्तू दिया गया था, पानी नहीं। और इनकी ट्रेन जो है वो छपरा से वापस मुगल सराय उल्टी दिशा में गई और मुगल सराय से फिर समस्तीपुर, पटना होते हुए, सोनपुर होते हुए समस्तीपुर पहुंची है। अगर आप इस इलाके का भूगोल जानते हैं तो राम ही समझा सकते हैं, प्रभु राम ही, कि ये क्यों हो रहा है। कई बार लगता है क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है। इस तरह की गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये तस्वीर देखने की कोई जरूरत नहीं। आप रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाइए, जहां सब कुछ आपको व्यवस्थित दिखेगा, मगर इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि जो ट्रेन पहुंच गई है वो ट्रेन वापस छपरा से मुगल सराय पीछे की दिशा में क्यों चलकर आती है, फिर मुगल सराय से चल के बिहार में दूसरे रूट से क्यों एंटर करती है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो खाने की बात से हम आपको बता दें कि रेलवे ने एक जानकारी दी है कि 49 लाख मजदूर नागरिकों को 27 मई तक 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा। और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें दी गई। तो अगर आप हिसाब लगाइए तो क्या निकलता है, 49 लाख श्रमिकों को 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए। टिक कीजिए इसको, फिर देखिए। तो दिन में कम से कम 2 बार खाना मिलना चाहिए ना। अफसर लोग तो ब्रेकफास्ट भी करते होंगे कटलेट छुरी से, उनको तो मालूम नहीं कि मजदूरों को सुबह भूख भी लगती होगी, लेकिन उनकी जिंदगी ऐश में कट रही होगी, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग में इस ऐसी खबरों को वो डिनाई कर देंगे। लेकिन अब आप बताइए कि 49 लाख लोग मजदूरों को आपने 84 लाख पैकेट दिए, ठीक है, तो 49 लाख श्रमिकों को अगर 2 टाइम के हिसाब से खाना जोड़िए तो ये 98 लाख पैकेट होते हैं। और यानी 14 लाख पैकेट कम मिला जितने मजदूरों को भोजन देने का दावा किया। तो देखिए, तो 7 लाख मजदूरों को एक तरह से दोनों वक्त का खाना नहीं मिला, जो हमने हिसाब लगाया है। और यह भी ध्यान में रखिए कि इस ट्रेन को पहुंचने में 4 से 5 दिनों के वक्त लगे हैं। एक दिन में इनको सिर्फ सत्तू मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पूड़ी मिल रही है, तो साथ में अचार दिया जा रहा है, सूखा खाना। यह नहीं बताया जा रहा है कि उस मील फूड पैकेट में क्या क्या है। क्योंकि रेलवे के अफसरों के अपने दिन तो आराम से कट जाते होंगे, आजकल वो ठीक है कि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां क्यों हो रही हैं कि जब वो जान प्राण देकर घर बार छोड़कर ऑफिस में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों नजर आ रही है। हम परिमल से जानना चाहते हैं। परिमल, आप ही मुझे बताइए कि 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें हैं। अब अनुराग द्वारी तो बता रहे हैं कि भोपाल में छोटे 500 ml वाली बोतलें दी गई हैं, तो इसमें साइज तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कि खाना देते हैं आप 49 लाख लोगों को, पानी देते हैं आप 44 लाख लोगों को, तो करीब करीब 5 लाख लोगों को तो आपने पानी वैसे ही नहीं दिया, अगर उन्होंने सही आंकड़े भेजे हैं तो। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं रेलवे की तैयारी के बारे में। देखिए, 2 जून की रोटी का सवाल हर जगह होता है और यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी ना मिले उन मजदूरों को तो दिक्कत है। और ये आंकड़ा अगर हम कहते तो शायद दिक्कत होती। ये आंकड़ा रेलवे ने साझा किया है। जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल लाजमी है कि 2 वक्त का खाना भी इन लोगों को नहीं मिला। और यही बड़ी वजह है कि कहीं पे बोतल की लूट हो रही है, कहीं पे खाने की लूट हो रही है। कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। जब भूख आपको सताएगी तो आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी और इसकी तस्वीर ही आती है। उसमें आप कटघरे में उन मजदूरों को खड़े नहीं कर सकते हैं। ये सीधे तौर पे सवाल रेलवे पे उठता है कि अगर आपने कह दिया, पहले से भरोसा दिलाया कि खाना आपकी तरफ से दिया जाएगा, तो कम से कम 2 वक्त की खाने की बात तो जरूर आती है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि यहाँ पर अगर इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, लूट की भी तस्वीरें, तो इसके लिए जिम्मेदारी सीधे तौर पर रेलवे की ही बनती है कि जिन मजदूरों को ले जाया जा रहा है, ना उनको जानकारी दी जा रही है कि आपकी ट्रेन कितने वक्त में पहुंचेगी, आपकी ट्रेन कहाँ पे रुकेगी जहां पे आप पानी ले सकते हो। क्योंकि पानी की लूट अपने आप में गंभीर समस्या है। ये ट्रेन पॉइंट ए से पॉइंट बी चलती है। अगर किसी राज्य से जाना हो तो दूसरे राज्य तक चलती है, यानी दूसरे जगहों पर रुकने की या उतरने की अनुमति भी नहीं होगी। शायद यही वजह है कि जब आपको भूख सताएगी आप भी कितना खाना लेके चलेंगे। और पहले से रेलवे ने कहा हुआ है कि खाना रेलवे मुहैया करवाएगी ट्रेन के भीतर। तो आकलन सीधे तौर पे है कि इस तरीके से खाना और पानी नहीं मिल रहा है, जिसके बाद ये चीजें उठ रही हैं। और इसका जवाब रेलवे को तलाशना चाहिए कि जिन मजदूरों को ले जा रही हैं वो मजबूर जरूर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा किसी कीमत पर नहीं उठाना चाहिए। मनीष हमारे साथ हैं। जैसे हरेश्वर ने एक जानकारी दी है कि एक ट्रेन छपरा पहुंच गई है
और छपरा से वापस वो मुंबई से चलकर छपरा पहुंच गई है और छपरा से वापस मुगल सराय जा रही, और मुगल सराय से वापस वो पटना और सोनपुर होते हुए, पाटलिपुत्र सोनपुर होते हुए समस्तीपुर जा रही है। ये इस तरह की चीजें हो कैसे रही हैं? मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है? नहीं रवीश, इसका बड़ा ही स्पष्ट ये है संबंध है कि जब भारतीय रेल ने इन ट्रेनों को ढंग से चलानी चाहिए, यानी कि शुरू के 10 दिनों में आप देखेंगे तो ट्रेनें काफी ढंग से चली। 10 दिनों के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, इससे राजनीति भी हो सकती है, राजनीतिक विरोधियों को भी इससे साधा जा सकता है, उसके बाद ये पूरा फ्री फॉर ऑल हुआ। अगर आज का दिन अगर आप देखेंगे रवीश, तो आज भारत सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। जब भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी इतना सेंसिटिव होकर राज्यों के म्युनिसिपल कमिश्नर, जो 13 ऐसे हाइपर सेंसिटिव जिले हैं, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ रिव्यू कर सकते हैं, तो ये जो ट्रेनें चल रही हैं अगर ये विलंब से चल रही हैं तो इसके पीछे सारी जिम्मेवारी ना केवल भारतीय रेलवे की है, बल्कि जो होम अफेयर्स में जो बैठे हुए बाबू हैं, जो हर दिन नए नए कानून लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के ट्रेनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार के ट्रेनों के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो सरकार है वो श्रमिकों की सूद नहीं लेना चाहती है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार के 2 नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हर दिन विपक्ष को घेरने के लिए एक ट्वीट करते हैं कि आपने कोटा से छात्र चले तो आपने पैसे ले लिए, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की संवेदना उस समय सो जाती है जब बिहार आने वाली ट्रेनें 2 दिनों में आनी चाहिए, वो 5 दिनों में आती है, तो वो कभी भी पीयूष गोयल को फोन करके या ट्वीट करके ये नहीं कहते हैं कि बिहार के श्रमिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खाने और पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है, और ये ठीक होनी चाहिए। क्योंकि मजदूर जो है वो ट्वीट नहीं करते हैं, मजदूर जो है वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। मजदूरों का एक ही विजुअल होता है कि वो पानी छीन रहे हैं, खाने पर टूट रहे हैं, लेकिन वो उनके पेट के भूख की आग है, वो पानी के बिना नहीं जी सकता है। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनकी सूद लेने वाला ना कोई उनका राजनेता है और ना ही कोई सरकारें हैं, या एक तरह से सबने उनको अबैंडन कर दिया है। आज आप देखिए 3 हफ्ते के बाद सर्वोच्च न्यायालय आज उसने इस संबंध में कुछ फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला अगर आज से जब ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई उस समय आती, क्योंकि अभी भी पूरे देश में ये नियम नहीं, अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि खाने और पानी की व्यवस्था किसे करनी है। अभी इसमें आपको बता दूं, पहली बार भारतीय रेल के इतिहास में इतने ज्यादा लोग ट्रेनों के अंदर मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनके मुआवजा भी दिया जाए, इसके बारे में ना कोई राज्य सरकार सोच रही है, ना केंद्र सरकार सोच रही है, और रेल मंत्रालय और रेल मंत्री आप कह सकते हैं कि उन्होंने तो उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। केवल वो खबरों का एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि अगर अमुक व्यक्ति मरा है तो उसको पहले से बीमारी थी, लेकिन अगर मरा है तो उसको क्या आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? रवीश जी, इस वक्त मनीष, गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जस्टिस जेबी पारडी वाला जो जिनकी बेंच थी, अब उस बेंच में बदलाव कर दिया गया है, जिस बेंच ने कई सख्त आदेश गुजरात सरकार को दिए थे और हमने प्राइम टाइम भी किया है। वो काफ़ी सीनियर जज थे, तो अब उन्हें चीफ जस्टिस के साथ की बेंच में शामिल किया गया है, जहां वो चीफ जस्टिस से वरिष्ठ अब नहीं रह जाते, वो अब सीनियर नहीं रह जाते हैं। तो एक तरह से अहमदाबाद के दर्शक और इस खबर पर काफ़ी लगे हुए हैं, जोर दे रहे हैं। परिमल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इतने दिनों से आप रेल कवर कर रहे हैं, कोई तुक समझ में आ रहा है कि छपरा पहुंच गई ट्रेन जो कुर्ला मुंबई से छपरा पहुंचती है, वो पीछे की दिशा में मुगल सराय जाकर दूसरे रूट से क्यों जाती है? क्योंकि जबकि छपरा से समस्तीपुर बहुत ही कम दूरी में पहुंचा जा सकता है, बहुत कम ही समय में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, वहां के अगर भूगोल को समझें तो छपरा के बाद हाजीपुर आता है, सोनपुर आता है, हाजीपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है और फिर समस्तीपुर आप पहुंच जाएंगे। मुश्किल से आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 2 घंटे के या 2.5 घंटे के वक्त में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक कमी है उस चीज़ को लेकर कि आखिर इन ट्रेनों को ऑपरेट कैसे किया जाए। नंबर दिया जा रहा है, नंबर बढ़ाया जा रहा है, यात्रियों की संख्या बताई जा रही है कि बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रेलवे से बार बार पूछने पर भी ये जवाब नहीं मिलता है कि कितनी ट्रेनें डाइवर्ट हैं, कितने लोगों की मौत ट्रेन में हुई है,
लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आना होता है वो दे देते हैं, लेकिन बाकी जो रिपोर्टर सवाल करते हैं उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। और इसमें सीधे तौर पर अगर छपरा से समस्तीपुर अगर किसी ट्रेन को जाना है तो अगर उल्टी दिशा में जा रही है तो सीधे तौर पे उन लोगों को जिम्मेदारी बनती है जो ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं और उनको ये बताया नहीं गया या उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि आखिर ट्रेन को ऑपरेशन में लाना कैसे, ऑपरेशनल कैसे होगी ट्रेन। तो एक कमी तालमेल की जरूर है यहाँ पर, और उसको लेके चीजें भी फिक्स होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के हालात हैं, क्योंकि ये हालात सिर्फ ट्रेन की देरी को लेकर नहीं है, ये हालात उन मजदूरों को लेकर भी हैं जिनको लंबे वक्त तक खाना पानी नहीं मिला, जो लंबे वक्त तक उसमें बैठे रहे सिर्फ इस इंतजार में कि उनका जो घर है, उनका जो स्टेशन है वो आ जाए। तो एक दूरी भी आपने बढ़ाई, उनकी मजबूरी भी आपने बढ़ाई। और पीटीआई ने रेलवे के हवाले से लिखा है कि रेलवे ने स्वीकार किया है कि 9 लोगों की इन श्रमिक विशेष से यात्राओं के दौरान मौत हुई है, अलग अलग कारणों से। ट्रेन के भीतर और ट्रेन पहुंचने के बाद भी इनमें से कुछ की मौत हुई है। तो एक तरह से, और आप देखिए कि जो मुजफ्फरपुर की तस्वीर हमने दिखाई थी, जो गुजरात से कटिहार जिनको जाना था, जिनका नाम हमने अर्चना बता दिया था, मगर उनका नाम अबरीना खातून है और उनका देहांत हो गया। तो रेलवे ने जारी कर दिया बयान कि बीमार थी। उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो बिल्कुल बीमार नहीं थी, परिवार को चला रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो उस बच्चे के लिए वो 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन मुआवजा तो सरकार को देना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम नहीं है कि वो पैसा दें। सरकार के फंड में जो पैसा है वो नागरिकों का पैसा है, उस पैसे से सरकार को खुद मुआवजा देना चाहिए था। तो ऐसा लग रहा है कि अहंकार की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये ठीक बात नहीं है, ये हमारे अपने नागरिक हैं और इस तरह से लगातार दिखाने के बाद रेलवे के अफसरों को भी समझना चाहिए कि इसका कोई तुक नहीं है कि छपरा पहुंचकर ट्रेन वापस पीछे उसकी चोटी पकड़कर आप ले आएं और उसके पूंछ पकड़कर ले आएं और मुगल सराय लगा दें, मुगल सराय से फिर दूसरे रास्ते पे जाएं। और इस तरह की कहानियां बहुत हो गई हैं। अभी हमने आपको सुनाया कि एक ट्रेन गुजरात सूरत से चलती है, वो पहुंच जाती है महाराष्ट्र, वहां से छत्तीसगढ़, फिर आसनसोल, फिर उड़ीसा चली जाती है, फिर वो आती है झारखंड, फिर गया और तब जाकर वो पहुंचती। इतना भटकाव कैसे हो रहा है, जबकि एंड टू एंड मतलब एक दूरी से दूसरी दूरी, ये 2 स्टेशनों के बीच इन ट्रेनों को चलना था। तो क्या मजदूरों को जानबूझकर सताया जा रहा है? मन मानने को ऐसा नहीं करता कि कोई सरकार अपने ही वोटर को, अपनी ही जनता को ऐसे क्यों सताएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। फिर यह सवाल उठता है कि कोई सरकार इस दर्द को समझ क्यों नहीं रही है। तो ये एक बात है जिसको हम प्रमुखता से आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 24 घंटे तक यात्री जो हैं वो ट्रेन में बिना खाए पिए रहें और एक डेटा दे दिया जाए, उस डेटा में भी कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ ली जाएं। तो एक तरह से उसको सामने से दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों सरकार है इस तरह के डेटा को ट्वीट कीजिए, ऑफिशियल बनाइए। हम ब्रेक से लौटेंगे तो दिल्ली के शमशानों में जो आने वाले शव हैं उनकी संख्या कुछ और बात कह रही है, जो सरकार के रिकॉर्ड हैं वो कुछ और बात कर रही है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? तो रविश से बात करेंगे, लेकिन जाते जाते ये वीडियो रिपोर्ट देखिए जो सागर से है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 और अब चलेंगे रवीश रंजन के पास, जो दिल्ली के निगम बोध घाट पर गए थे और रवीश ने बताया था कि यहाँ पर 150 चिताएं जल सकती हैं, लेकिन अब शवों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि 50 चिताओं को कोविड-19 के संदिग्ध पार्थिव शरीरों के लिए रखा गया है। और रवीश ये भी बता रहे हैं कि निगम की जो संख्या है वो शवों के रिपोर्ट करने की, उसमें और दिल्ली सरकार की संख्या में अंतर है काफ़ी। तो रवीश आप ज़रा बताएं कि
ये निगम और दिल्ली सरकार के आंकड़े में जो फ़र्क है, इसे हम किस तरह से देखें? क्या हम यही समझें कि गड़बड़ी है या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? जी देखिए रवीश जी, अभी इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कल अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को जो कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद दिल्ली सरकार ने बताई, वो 15 बताई है। जबकि नगर निगम के जो स्थायी समिति के जो चेयरमैन है जयप्रकाश, उनसे जब आज हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बुधवार को उनके जो निगम घाट का शमशान घाट है, यहाँ पर तकरीबन 38 जो डेड बॉडी हैं उन पर संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार किया गया। तो कोविड संक्रमित जो शव हैं वो निगम ये बता रहा है कि 60 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कल किया गया, बुधवार को किया गया, जबकि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो 15 हैं। आज हमने एलएनजेपी के भी एमएस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे फोन से संपर्क नहीं हो गया। पुलिस के कुछ सूत्र जो कि मॉर्चरी में रहते हैं, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि मॉर्चरी में बहुत सारे अभी शव यहाँ पर रखे हुए हैं। कई सारे शव की अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि उनको कोरोना है कि नहीं है, तो इसी के वजह से उनको अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है शव का। कुछ लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि कई सारे शव ऐसे भी रखे हुए हैं जिनके अंतिम लोग जिनके परिजन जो है वो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं सामने आए हैं। तो ऐसे कई सारे शव रखे गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई दिल्ली सरकार के पास और ना ही नगर निगम के लोग इसका साफ तौर पर जवाब दे रहे हैं कि आखिर आंकड़ों में क्यों तब्दीली है, क्यों एक जो सरकारी जो विभाग है वो दूसरे आंकड़े बता रहा है और दिल्ली सरकार दूसरे आंकड़े बता रही है। लेकिन आज जो तस्वीर हमने देखी, जो शमशान घाट की तस्वीर हमने देखी, तो यहाँ पर कई सारे जो शव हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने अंतिम संस्कार का, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिल्ली का शमशान घाट है वो निगम बोध घाट है। यहाँ पर तकरीबन रोजाना 40 से 50 सामान्य दिनों में शव का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अभी कोरोना के वजह से 30 से 40 जो डेड बॉडी है वो 3-4 दिनों से लगातार आ रही है। तो इसी के वजह से जो अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। और जब दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच में इस बारे में बैठक हुई तो दिल्ली सरकार ने कहा कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, तब नगर निगम ने ये कहा कि अब लकड़ी से भी जो है वो अंतिम संस्कार कोरोना संक्रमण होता है। जबकि पहले ये था कि अगर आप लकड़ी से अंतिम संस्कार कोरोना संक्रमित शव का करते हैं तो उसमें मानवीय साझेदारी है वो ज्यादा होती है, तो इसी के चलते कोरोना के संक्रमण हो सकते थे। तो इसी के वजह से ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि सीएनजी अंतिम संस्कार किया जाए जो कि कोरोना है। तो अब इसमें फैसला लिया गया है क्योंकि डेड बॉडी काफी तादाद में आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश ये जानकारी देने के लिए। लेकिन अंतिम संस्कारों से संबंधित बहुत सारे वीडियो आते हैं कि हिंदू परिवार ने पार्थिव शव को छोड़ दिया है कोरोना के कारण, लेकिन मुस्लिम परिवार हिंदू रीति से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के पार्थिव शरीर को भी उनके परिवार ने छोड़ दिया है, तो हिंदू आकर उनका अंतिम संस्कार इस्लामिक रीति रिवाज से कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने स्तर पर जोखिम उठाकर हिंदुस्तान का जो ताना बाना है अपने तरीके से रचते हैं, महान लोग हैं। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिया। कब आए थे? कल सुबह 6:30 बजे। कल सुबह 6:30 बजे? हाँ। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? बिहार। काम वाम बचा है कुछ? काम तो कुछ भी नहीं है। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि अब दो अढ़ाई महीने लॉकडाउन के हो गए। हाँ। मकान मालिक के किराया हो गए इतने, कह रहे तुम लोग काम तो कुछ करते नहीं, किराया कैसे दोगे, इससे बढ़िया गाँव चले जाओ। मकान मालिक ने निकाल दिया? हाँ हाँ निकाल दिया। यहाँ सुबह 6 बजे इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं? कोई कह रहे जाएंगे, कोई कह रहा नहीं जाएंगे। ऐसे में 12-24 घंटे हो गए पूछते। 24 घंटे हो गए।
और अब हमारे साथ गजाली जुड़ रहे हैं। हिमाचल के बीजेपी चीफ राजीव बिंदल ने क्यों इस्तीफा दिया? गजाली, मैं पहला सवाल यही है कि जो हेल्थ डायरेक्टर हैं AK गुप्ता, इनकी किससे बातचीत हो रही थी और जो ऑडियो लीक हुआ है इसमें ये किससे बात कर रहे हैं, कितना घूस मांग रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, जरा बताइए। AK गुप्ता हेल्थ डायरेक्टर हैं और जिस बंदे से बात हो रही है वो शख्स है पृथ्वी नाम का, जो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रधान हैं बिंदल साहब, उनके ही किसी बेटे, उनके दामाद के एक प्राइवेट लैब में, डायग्नोस्टिक लैब का एम्प्लॉय है। लेकिन उसका तो ये वर्क प्रोफाइल है। जनरली जो विजिलेंस की जांच में पता चला है कि वो ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स जो कंपनियां हैं पंजाब या हरियाणा में, उनका वो फ्रंट मैन है, या उसको अगर कह लें तो एक तरह से मिडिल मैन है जो ऐसी डील्स करवाता है। इस ऑडियो में इस ऑडियो में जो सुनाई दे रहा है, इसमें AK गुप्ता जो है हेल्थ डायरेक्टर, वो पृथ्वी नाम के इस मिडिल मैन से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आपने जो सामान मांगा था यानी 5 लाख रुपए, वो मैं लेके आ रहा हूं। और किसी बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं AK गुप्ता, जो इस ऑडियो की अगर बात की जाए, इसमें कथित ये बात कर रहे हैं कि फला बैंक का अकाउंट बंद हो चुका है, अगर कहो तो मैं दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा दूं। तो ये बातचीत हो रही है। पूरा मामला ये है कि 9 करोड़ रुपए की 5000 PPE किट हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर जिस कंपनी को मिला वो पंजाब के मोहाली में जीरकपुर में बेस्ड है। और इसकी पीछे की कहानी ये है रविश की, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और AK गुप्ता और ये पृथ्वी, ये तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के रहने वाले हैं। AK गुप्ता जो हैं पहले हेल्थ मंत्री भी रहे हैं, सेहत मंत्री भी रहे हैं पिछली भाजपा सरकार में, और इनका पूरा जो टेन्योर रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। लैंड स्कैम में भी इनके नाम आए हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम भी एक 1998 का केस है जो अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो पृथ्वी है, ये जो 5 लाख की डिमांड कर रहा है वो इस PPE किट के कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। दरअसल जो जांच में पता ये चला है कि किसी पिछले ऑर्डर्स की पेमेंट पेंडिंग थी, और उस पेमेंट को क्लियर कराने के लिए ये 5 लाख रुपए जो है AK गुप्ता इससे मांग रहे हैं। तो जो बीजेपी के चीफ हैं उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है? उन पर किसने दबाव बनाया और किस तरह की राजनीति हुई कि उन्होंने इस्तीफा दिया? ये जो पृथ्वी है वो उनके बेटी और दामाद के कंपनी का एम्प्लॉय है, और हेल्थ डिपार्टमेंट में हालांकि खुद जो बिंदल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और पहले भी आयुर्वेदा के डॉक्टर भी रहे हैं। उनकी और AK गुप्ता की नज़दीकियां रही हैं, ये सभी को पता है। और दूसरी सबसे अहम बात कि AK गुप्ता जो हेल्थ डायरेक्टर हैं वो 31 मई को रिटायर होने वाले थे, और उनकी एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट जो है AK गुप्ता थ्रू जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बिंदल, राजीव बिंदल के थ्रू वो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर रहे थे, और खुद राजीव बिंदल ने सरकार से उनके लिए हिमायत भी की थी। दूसरी चीज़ ये कि कुछ सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जब AK गुप्ता को 20 तारीख की रात विजिलेंस ने अरेस्ट किया है उनके घर से, और वहाँ से वो सीधे अस्पताल चले गए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की इशू को बता के, तो उनका जो मोबाइल है वो भी अंडर सर्वेलेंस था, और वहाँ से भी उन्होंने मिस्टर बिंदल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। इनके अरेस्ट के वक्त भी बताया जा रहा है कि उससे कुछ देर पहले भी ये बीजेपी के पार्टी ऑफिस के आसपास पाए गए हैं। तो इनकी नज़दीकियों के कारण जो राजीव बिंदल हैं उन पे ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि आप हेल्थ मिनिस्टर भी पहले भी रह चुके हैं, खुद आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, और इनका खुद का तो गजाली साहब ये बताइए कि AK गुप्ता भी विधायक थे या कभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं? ये भी कभी विधायक थे, राजनीति में थे, या मैंने ठीक से नहीं सुना? नहीं, ये राजनीति में ये राजनीति में नहीं है। AK गुप्ता तो हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ये राजनीति में नहीं रहे हैं कभी, लेकिन इनकी नजदीकियां जो हैं राजीव बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं उनके साथ रही हैं, क्योंकि इनके एक्सटेंशन और रिटायरमेंट की एक्सटेंशन की भी वो बात कर रहे थे। और जो चर्चाओं में खबर ये बताइए कि बीजेपी के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, जी, बीजेपी के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, AK गुप्ता अपना एप्लीकेशन कोर्ट से वापस ले रहे हैं। वो कोर्ट से क्यों वापस ले रहे हैं अपने बेल का एप्लीकेशन? और फिर जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं? जी, आपको ये बता दूं रविश कि ये एक पहला स्कैम नहीं है। कुछ दिनों पहले खुद जो सिविल सेक्रेटेरिएट है शिमला में, वहां पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश के लिए भी एक
ऑर्डर्स या टेंडर फ्लोट किए गए थे उसमें भी जो प्राइस टैग है हटा के लोकल सप्लायर ने उसको इन्फ्लेटेड प्राइस यानी ज़्यादा दामों में बेचा था। तो खुद सीएम ने उस स्कैम को लेकर भी ऑर्डर्स विजिलेंस को दिए थे कि केस रजिस्टर किया जाए। उसमें एक कंपनी पे केस रजिस्टर हुआ और तभी से ये चर्चाएं गर्म हो गई कि जो हेल्थ में स्कैम इक्विपमेंट्स को लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रधान है बिंदल उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी और डायरेक्टर की नज़दीकी है। जहां तक वापस बेल और उसके लेने के विड्रॉ करने की बात है तो वहां पर बहस हुई और बहस के बाद वकील का कहना है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बेल ऑर्डर्स विड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि पहले वो जुडिशियल कस्टडी में थे, अरेस्ट होने के फौरन बाद जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए बेल के लिए अप्लाई किया और जब 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी मिल गई तब से ये बात साफ होने लगी कि कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में इंटरोगेशन के बाद ये सारे तार जो हैं जो जिंदल हैं प्रदेश अध्यक्ष उनसे जुड़ सकते हैं। इस बीच किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर भी लिखा, वहां से भी कहा जा रहा है कि एक अफसर यहां आए थे और जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये समझाया गया कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और इसलिए जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली ये जानकारी देने के लिए। ये आप ना समझें कि सरकार विशेष से ही संबंधित है। इस तरह से जो कमाने वाले हैं हमें भी पुष्ट अपुष्ट तरीके से कई इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि लोगों के खिलाने में लोग पैसे मार ले रहे हैं, कोई इस तरह का करप्शन हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब एक एक व्यक्ति की ज़िंदगी दांव पर लगी है, कुछ लोग पैसा बनाने के अपने लालच से बाज नहीं आ रहे हैं, लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तस्वीर है जो जिस पर चर्चा करनी ज़रूरी थी। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो फिर कुछ और बात करेंगे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अप्रैल महीने में ही 12 करोड़ 20 लाख नौकरियां चली गई हैं और अनुमान है कि 24 मई तक 10 करोड़ 20 लाख और नौकरियां चली जाएंगी। तालाबंदी खुलने के बाद 2 करोड़ नौकरियां वापस हुई हैं, काम वापस हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि करीब करीब 22 करोड़ लोग काम या रोज़गार से बाहर कर दिए गए हैं। हमारे पेशे में भी अलग अलग अखबारों और चैनलों में बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं। पत्रकारों की ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल से एक मंजिल पर पहुंचती है, लेकिन अब जब ख़त्म हो जाएगी तो वापसी बहुत मुश्किल है। आपकी समस्याओं को लाने के लिए पत्रकार अब बचेंगे नहीं, लेकिन ये तो एक तस्वीर है ही भयावह बेरोज़गारी की, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इससे भटकाने के लिए आप 100 बहाने ले जाएं, लेकिन जिसकी नौकरी है, जिसकी नौकरी चली गई है, जिसकी सैलरी कम है, वो इस वक्त समझ रहा है कि असली मुद्दे क्या होते हैं। अपनी पुरानी गलतियों पर बहुत अफसोस कर रहा है। वो कह नहीं पा रहा है हमसे, अभी उसे वक्त लगेगा, लेकिन अफसोस कर रहा है कि उसने ये हिंदू मुस्लिम टाइप के प्रोपेगेंडा डिबेट को देखकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। लेकिन वो धीरे धीरे बोलने आएगा। मगर 22 करोड़ नौकरियों का जाना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें हमारे बहुत सारे अपने भी लोग होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जो तस्वीर है समस्तीपुर की, वो दिखाते जा रहा हूँ रेल मंत्री को कि अभी भी वक्त है कि वो व्यवस्था को ठीक करें। इन यात्रियों का कहना था कि 24 घंटे से खाना पानी कुछ नहीं मिला था और गाड़ी जब पहुंची है तो ये वहाँ जो पानी रखा हुआ था उस पर टूट पड़े हैं। 24 घंटे पहले इन्हें सिर्फ सत्तू दिया गया था और पानी नहीं दिया था। तो मनुष्य की गरिमा इस स्तर तक पहुंचा दी गई है, इतना प्यासा छोड़ा गया है क्योंकि वो एक दिन पेड़ ही उखाड़ कर उसकी जड़ों को चबाने लगेगा पानी के लिए। ये 01897 ट्रेन है। इसके यात्रियों ने बताया कि ट्रेन छपरा पहुंच गई थी, वहां से पीछे की तरफ बनारस होते हुए मुगल सराय आई, मुगल सराय से फिर पाटलिपुत्र सोनपुर होते हुए पहुंची है समस्तीपुर। अब यात्री इतनी तो कहानियां बनाएंगे नहीं। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापी है। फिर अधिकारी क्यों इसकी निंदा इसका खंडन कर रहे हैं, जब जानते हैं कि एक सच्चाई है तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने में हर्ज क्या है। हमने आपको एक और ट्रेन की कहानी बताई 01927, अगर मैं सही नंबर बता रहा हूं, कई बार लाइव बोलते समय फिसल जाती है जुबान, तो वो सूरत से चली है ट्रेन। सूरत से चलकर वो महाराष्ट्र पहुंचती है,
वहाँ से छत्तीसगढ़, वहाँ से ओडिशा, ओडिशा से झारखंड और फिर जाकर वो बिहार पहुँचती है। तो इस तरह से कई राज्यों से होते हुए 5 दिन की यात्रा से ये ट्रेन पहुँचती है और यात्रियों ने कहा कि सिर्फ 1 दिन खाने के मिला है। ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरह से हम लोगों को इस हाल पर छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 महीने बाद ये फैसला दिया है। तो ये जो तस्वीरें हैं हमारे लगातार दिखाने के बाद उम्मीद यही थी कि इसमें सुधार आता तो अच्छा लगता, हम वो तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। मगर इसकी व्यापकता को देखिए कि 1200 लोग एक ट्रेन में बिठा कर ले जाए जा रहे हैं और उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, तो उनकी क्या हालत होती है। अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ 6 घंटा अपने घर में करके देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या बोलना है। और फेसबुक पर जो आप लिखने का धर्म पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर ट्विटर पर जो डर के मारे, उस डर से आपको आज़ादी मिल जाएगी। एक बार ये सोच कर देखिए। उधर गुजरात से खबर है कि 2 जजों की बेंच जो गुजरात सरकार को 11 सख्त आदेश दे चुकी थी कि आप कोविड-19 से सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो बेंच में बदलाव कर दिया गया है। सीनियर जज को जो चीफ जस्टिस के बेंच से जोड़ दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि सामान्य प्रक्रियाएं हैं, मगर गुजरात में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि अदालत ने कम से कम जनता की सुनी थी, उसके दरवाजे जनता के लिए खुल गए थे। अब जनता जो है वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि एक तरफ अहमदाबाद में केस की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहे हैं, जानकारियाँ नहीं दी जा रही हैं। फिर आप देख क्या रहे हैं और अखबार में पढ़ क्या रहे हैं। जब भजन ही करना है तो भजन ठीक से कीजिए, उसके लिए पूरी तरह से अलग कर्मकांड और व्यवस्था बनाई गई है, वही क्यों नहीं करते हैं। फिर आप जो अखबार और टीवी के लिए पैसे देते हैं वो दान में दे दीजिए। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नमस्कार।